हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका बेहद उम्मीद करता हूं कि आप सब बड़े अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रश्नावली 4.1 द्विघात समीकरण का जितने भी उदाहरण थे वो सारे उदाहरण हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं कि 4.1 के जो प्रश्न है उन प्रश्नों का हल ज्ञात करने वाले हैं। तो पिछला लेक्चर आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। चलिए आरंभ करते हैं आज का लेक्चर बिना देरी किए हुए। ठीक है, तो देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। आपसे कह रहा है कि आपको जांच करके बताना है कि यहाँ पे जितने भी प्रश्न दिए गए हैं कुल 1 से लेकर कितने हैं, 8 हैं, ये क्या सब के सब द्विघात हैं कि नहीं है। अब द्विघात होने के लिए क्या चाहिए, जब पिछला लेक्चर में आपको बताया गया था कि यदि कोई समीकरण द्विघात होगा या द्विघात समीकरण होगा उसका शाब्दिक अर्थ है कि वह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का होगा। अगर है तो द्विघात समीकरण है, नहीं है तो नहीं है। तो चलिए यही चेक करते हैं कौन कौन सा है कौन कौन सा नहीं है। तो आरंभ करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले पहला लेते हैं। तो हम यहाँ हल पे आते हैं और हल में हम ले रहे हैं पहला। पहला क्या बेटा, देखिए पहला आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3, ये है आपका। क्या करेंगे, इसका विस्तार रूप करेंगे। x प्लस 1 का होल स्क्वायर, आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, आपको पता होगा कि चूंकि x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। पढ़ा है आपने, बिल्कुल ये बात पढ़ी होगी। तो उसी के बिहाफ पे हम इसका विस्तार करेंगे। x का स्थान पर x है, y का स्थान पर क्या है 1 है। तो देखिए क्या निकल के आएगा, x का वर्ग प्लस 2xy, तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई का स्थान पे क्या है 1 प्लस वाई का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, फिर इस 2 का इन दोनों मल्टीप्लाई करिए तो 2x माइनस 6। सबको इधर लेके आओ, क्या होगा देखो, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 वन जा 2 और 2 का x मल्टीप्लाई होगा तो 2x, 1 का स्क्वायर क्या होगा प्लस 1, इन दोनों को लेके आओगे तो 2x माइनस में आ जाएगा, माइनस 6 किस में हो जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2x से 2x क्या हो गया कैंसिल, यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा 7 इक्वल टू 0। अब ये तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। इसको क्या हम ऐसे लिख पाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। क्या ऐसे लिख पाएंगे, बिल्कुल लिख पाएंगे। आप याद करिए कि जब आपको द्विघात समीकरण पढ़ाया जा रहा था तो उसमें कहा गया है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का रूप का हो, जहां पे ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब केवल एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए, उसके बाद से कोई भी उसमें पद 0 है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यह हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे एक्स का अधिकतम घात कितना है 2 है, और यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का तो है, तो जाहिर सी बात है क्या है द्विघात समीकरण। तो हम लिखेंगे चूंकि प्राप्त समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण, यह एक द्विघात समीकरण है। आगे समझ में आसान है, ये कुछ खास नहीं था। तो हम इस तरीके से क्या कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे कि कोई समीकरण द्विघात है कि नहीं। समझ में आ गया, अगर आ गया है तो चलिए अब इसका दूसरा करते हैं। दूसरा क्या कहता है देखो ध्यान से, दूसरा इसका कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस एक्स, यही है आपका। अब इन दोनों इस माइनस 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करिए, यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 3 जा 6, अब माइनस माइनस मिलकर क्या आ जाएगा प्लस 2x। ठीक है जी, अब सबको इधर लेके आओ, क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस 6,
अब प्लस 2x आएगा तो यहाँ माइनस 2x इक्वल टू 0। इतना आएगा। आगे बढ़ते हैं, मैं इधर थोड़ा करा रहा हूँ। अब इसको सॉल्व करिए। 2x मिलकर कितना हो जाएगा 4x, तो यहाँ पे लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर माइनस 4x अब प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यह भी देखिए इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है। अगर 2 है तो ये कैसा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का है, तो आप लिखेंगे सेम यही बात दोहराएंगे, चूंकि प्राप्त समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है जी। तो ऐसे हम क्या कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे कि कोई समीकरण द्विघात है कि नहीं है। तो लीजिए, हमने शुरू के पहले और दूसरे इसके प्रश्न को कर दिए। अब आगे के प्रश्न हम थोड़ा सा रुक के करते हैं, क्योंकि आप इसे क्या करें फिलहाल नोट कर लीजिए, और फिर हम तीसरा चौथा करने का प्रयास करें। तो नोट करें। तो पहला प्रश्न का पहला और दूसरा भाग करने के बाद अब हम बात करते हैं तीसरा का। तीसरा क्या कहता है, देखो ध्यान से। तीसरा है आपका x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। क्या करना होगा आपको, कुछ खास नहीं है। आप देखिए अलग अलग पद हैं, x प्लस वाई सॉरी x प्लस ए x प्लस बी ऐसे है। यहाँ भी आपका x प्लस ए x प्लस बी है। तो आप इसके लिए अगर फार्मूला आपको याद हो तो अति सुंदर है, नहीं याद है तो इस x का मल्टीप्लाई इन दोनों में करिए, फिर एक बार माइनस 2 का मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा देखिए। x का मल्टीप्लाई x में करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर 1 में करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई x में होगा तो x हो जाएगा, फिर माइनस 2 का x में करेंगे तो माइनस 2x, फिर माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा माइनस और 2 1 जा 2, ये हो जाएगा, ठीक है जी। वैसे ही इस x का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स और माइनस 3, इतना आएगा। अब सॉल्व करिए, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर और 2x में से x जाएगा तो माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ऐसे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर और 3 में से 1 जाएगा तो प्लस 2x माइनस 3। अब सबको इधर लिखे आओ, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस इधर आएगा तो प्लस 3 इक्वल टू 0, इतना आ गया हमारे। अब देखें आप, इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस एक्स माइनस 2x मिलकर क्या दे देगा, माइनस 3x देगा। अब माइनस 2 प्लस 3 में से जाएगा तो कितना आएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0, इतना आ गया। अब गौर से देखो, यहाँ पे x का अधिकतम घात कितना है, 1 है। तो अगर 1 है तो जाहिर सी बात ऐसे ही द्विघात नहीं होगा, कम से कम 2 होना चाहिए था। तो हम लिखेंगे चूंकि प्राप्त समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का नहीं है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं, यह एक द्विघात समीकरण नहीं। बस देखिए कितना आसान है, कुछ करना ही नहीं था, सिंपल सा आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम तीसरा कर लिए, समझ में आ गया आपको। अब बढ़ते हैं चौथे की तरफ। चौथा क्या कहता है, देखो चौथा कह रहा है कि x माइनस 3, बिल्कुल इसी तरीके से अभी है x माइनस 3 2x प्लस 1 x प्लस 5, यह दिया है हमारा चौथा, ठीक है जी। कैसे करोगे बेटा, तो इसके लिए काम करिए, x का मल्टीप्लाई इन दोनों में करिए, तो यह हो जाएगा x का 2x में करेंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का करेंगे तो माइनस 6x माइनस 3 इक्वल टू x का इसमें करेंगे x स्क्वायर प्लस 5। अब सबको इधर लेके आओ, 2x स्क्वायर और यहाँ देखिए 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा माइनस 5x माइनस 3, ये आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू
जीरो। इतना आ गया हमारा। अब इसे सॉल्व करो। 2x² में से x² जाए कितना बचेगा? x² -5x मिलकर कितना होगा? -10x। और यहाँ बच गया -3 = 0। ठीक है, तो यहाँ तो देख रहे हैं कि x का अधिकतम घात कितना है? 2। जब x का अधिकतम घात 2 है तो यह ax² + bx + c के रूप का होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे चूंकि प्राप्त समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप का है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। आई बात समझ में? तो हमने तीसरा भी कर लिया और चौथा भी कर लिया, और क्या प्राप्त किया? हमने देखा तीसरा तो द्विघात नहीं है, जबकि चौथा हमारा द्विघात है। तो चलिए नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं पांचवें और छठवें की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 1 से लेकर 4 तक करने के बाद अब हम बात करेंगे पांचवें और छठवें की। पांचवा छठवां भी बहुत आसान है, देखो कैसे। पांचवा क्या कहता है भाई आपका? पांचवा दिया है 2x - 1 x - 3 = x + 5 और x - 1। ये भी पहले के जैसे ही है। क्या करें हम? एक बार 2x का इन दोनों मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? देखो 2x² - 3 × 6x, फिर -1 का करें तो -x अब +3 = अब इन दोनों करें x² - x + 5x और -5। ऐसा ही होगा ना गुणा? अब इनको सॉल्व करिए। सॉल्व करने से क्या आएगा? देखिए 2x² -6 - x मिलकर कितना हो जाएगा? -7x + 3, और यहाँ देखिए x², 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा? +4x - 5। सबको इधर लेते हैं, इधर लाएंगे तो क्या होगा? 2x² - 7x + 3 -x² - 4x, और जो माइनस हो किसमें हो जाएगा? +5 = 0। इतना हमारा आ गया। अब देखो 2x² में से x² जाए कितना बचेगा? x² -7 - 4 मिलकर कितना हो जाएगा? -11x, और 5 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा? 8 = 0। अब हम देख रहे हैं कि जो समीकरण हमको प्राप्त हुआ है उसमें अधिकतम घात कितना है? 2 है। आप यहाँ लिखेंगे चूंकि प्राप्त समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप का है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। बहुत सिंपल सी बात है। तो हमारा पांचवा क्या हो गया? द्विघात समीकरण। अब जैसे आपने पांचवा किया उसी प्रकार से आप छठवां भी कर लीजिए। छठवां देखिए क्या कह रहा है? 6 नंबर कह रहा है कि x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। ये आपका दिया हुआ इधर का तो ठीक है, इसका आप होल वर्ग कर दीजिए। x - 5 का होल वर्ग है, क्या आएगा? देखिए यह हो गया x² + 3x + 1, यहाँ पे आएगा x² - 2x × y + y² मतलब 2 का स्क्वायर। इतना आएगा। सॉल्व करो, सॉल्व करते ही आ जाएगा x² + 3x + 1 = x² माइनस, अच्छा यहाँ y की जगह पे 2 है, सॉरी यहाँ 2 रखिएगा, -2 2 जा 4x + 4। अब सबको इधर लेके आइए, लाएंगे तो क्या होगा? देखिए तो इधर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा x² + 3x + 1 = अब इक्वल तो लगेगा नहीं, तो -x² + 4x - 4 = 0। इतना हमारा आएगा। अब देखें यहाँ से यह -x² + x², यह क्या हो जाएगा? कैंसिल। ठीक है, अब 4 3 मिलकर कितना आ जाएगा? तो ये हो गया 7x, अब +1 -4 में जाएगा तो कितना बचेगा? -3 = 0। अब यहाँ आपको क्या मिल रहा है? यहाँ जो प्राप्त समीकरण है इसमें x का अधिकतम घात कितना है? 1 है, 2 तो है नहीं जी। तो आप लिखेंगे चूंकि प्राप्त समीकरण ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 के रूप का नहीं है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं, यह हमारा एक द्विघात समीकरण नहीं। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने क्या किया, पांचवा और छठवां कर लिया। समझ में आ रहा है भाई कि नहीं समझ में आ रहा है? कैसा लग रहा है वीडियो आपको, जरूर बताइए। और साथ में एक कम से कम थंबनेल का प्रयोग कर दीजिए, एक लाइक का बटन दबा दीजिए, जिससे पता चले कि आपकी प्रेजेंटिंग कितनी है। साथ ही साथ इस वीडियो के लिंक अपने दोस्तों में क्या करिए, शेयर करिए। चलिए फटाफट नोट करिए और फिर हम बढ़ते हैं आपके सातवां और आठवां की तरफ। तो हमने पांचवा और छठवां कर लिया, अब सातवां और आठवां बच रहा है, तो नोट करें, उसके बाद से मैं आपको सातवां और आठवां से अवगत कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 1 से लेकर 6 तक हमने कर लिया। अब बचा हुआ है कौन सा, तो आपका भाग 7 और भाग 8। देखते हैं 7 और 8 क्या कह रहे हैं। सबसे पहले उठाते हैं 7 को। 7 क्या है, तो यह दे रहा है आपका x प्लस 2 का होल क्यूब इजकल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब x प्लस 2 का होल क्यूब है, आप एक फार्मूला जानते होंगे, चूंकि x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इन ब्रैकेट x प्लस वाई, आपने पढ़ा ही होगा। सेम वही फार्मूला हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या आएगा देखिए, तो ये करेंगे तो x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 प्लस 3x इंटू वाई ब्रैकेट में x प्लस वाई। अब देखिए y की जगह मैं y का मान रख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ 2x का मल्टीप्लाई करिए, तो 2x का करेंगे तो 2x का क्यूब माइनस 2x कितना आ जाएगा। पहले इसको सॉल्व करिए, यह हो जाएगा आपका x क्यूब प्लस 8 3 2 जा 6x x प्लस 2 और यहाँ आ गया 2x क्यूब माइनस 2x। अब इसको मल्टीप्लाई करिए और इसको इधर लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x का मल्टीप्लाई होगा तो 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब और प्लस 2x और यहाँ कितना बच गया 0। ठीक है जी। अब देखो जो कटने पिटने वाला उससे सॉल्व करिए, माइनस 2x में से x क्यूब जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा x का क्यूब, लेकिन आगे क्या लगेगा माइनस। ठीक है जी। 6x स्क्वायर एक जगह तो प्लस 6x स्क्वायर, 12x और 2x मिलकर कितना हो जाएगा 14x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब आप क्या देख रहे हैं भाई, यहाँ तो जो प्राप्त समीकरण है उसका अधिकतम घात कितना है 3 है। अगर अधिकतम घात आपका 3 है तो ये जाहिर सी बात है द्विघात तो नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा त्रिघात हो जाएगा। हमें क्या बताना है द्विघात, तो आप लिखें चूंकि प्राप्त समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का नहीं है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं। बस देखिए कितना आसान, समझ में आ रहा है। अब सातवां करने के बाद हम देखते हैं आठवें नंबर के, और आठवां भी बड़ा आसान है, कुछ खास नहीं है इसमें, केवल हम चेक ही कर रहे हैं और कुछ तो कर नहीं रहे हैं बेटा, चेक ही करना है, चेक कर रहे हैं। आठवां है आपका एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। अब की बार इधर का होल क्यूब है, तो इसके लिए फार्मूला लगता है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। ठीक है, चलिए इसे करें, यह हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका करोगे तो एक्स का क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8 माइनस 3x इंटू वाई 2 ब्रैकेट में x माइनस 2 इतना आ जाएगा। ठीक है जी, सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और यहाँ आ गया एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x x माइनस 2 कितना आएगा हमारा। अब मैं थोड़ा इधर कर रहा हूँ इसको, कैसे सॉल्व होगा देखिए, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल सबको इक्वल, हाँ ठीक है इक्वल लगा लीजिए,
इसको पहले सॉल्व करिए। ये क्या है, एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x का मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर और प्लस 12x, इतना आएगा हमारा। ठीक है जी। अब सबको ट्रांसफर कर दो, इस पूरे पद को इधर लेके आओ तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0, इतना हमारा आ गया। अब देखिए इस एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ क्या होगा भाई, माइनस 4x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर जाएगा, कितना बचेगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12x मिलकर कितना हो जाएगा माइनस 13x, और यहाँ पे प्लस 1 और प्लस 8 मिलकर कितना हो जाएगा प्लस 9 इक्वल टू 0। अब क्या देख रहे हैं, अब तो हम देख रहे हैं जो समीकरण हमें प्राप्त हो रहा है उसका अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो हम लिखेंगे चूंकि प्राप्त समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। यह एक द्विघात समीकरण है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। मजा आया? अगर कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए भाई कि यह प्रश्न आपको कैसे समझ में आया, कैसे समझ में नहीं आया। साथ में लाइक का बटन जरूर दबाएं। अगर कोई नया बच्चा आया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों में जितना अधिक से अधिक हो सके इसके लिंकों को क्या करिए, शेयर करिए। तो चलिए आप इसे नोट करें और इसके बाद से हम बढ़ते हैं आपके अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए पहला क्वेश्चन करने के बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह मौखिक प्रश्न है। कैसा प्रश्न है, मौखिक। जैसा हमने उदाहरण नंबर 1 देखा था बिल्कुल उसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है समझते हैं इसके बारे में। कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। आपको केवल द्विघात समीकरण के रूप में क्या कर देना, बदल देना। पहला क्वेश्चन है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। कोई एक आयताकार भूखंड है, उसका क्षेत्रफल दिया 528 वर्ग मीटर। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। जो क्षेत्र की लंबाई है वह उसके चौड़ाई के दोगुने से कितना अधिक है, 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी। यह चीज तो अभी फिलहाल तो नहीं करनी है आपको, ठीक है जी। आपको केवल क्या करना है, इस दिए गए प्रश्न के आधार पे आपको एक द्विघात समीकरण प्राप्त कर लेना है। तो बड़ा सरल है, कैसे करेंगे देखिएगा। आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन में हम क्या कर रहे हैं, सर्वप्रथम एक यहाँ पे एक आयताकार भूखंड ले रहे हैं। हमने कहा कि मान लीजिए कि आपको एक आयताकार भूखंड है। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल दिया है 528 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल कौन सा है, ये अंदर का हिस्सा है। यह टोटल दिया है इसने 528 वर्ग मीटर। अब कह रहा है कि इसकी चौड़ाई सॉरी क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से, तो जो इसकी लंबाई है या इसके चौड़ाई के दोगुने से, तो मान लिया कि चौड़ाई कितना है x, तो लंबाई कितना हो जाएगा 2x प्लस कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो 2x प्लस 1। ठीक है जी। अब चौड़ाई आ गया x, 2x प्लस 1 इसकी लंबाई आ गई, तो क्षेत्रफल क्या आएगा, तो आपको अच्छे से पता होगा क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है ना जी। तो क्षेत्रफल दिया है 528, लंबाई हमको पता है 2x प्लस 1 और चौड़ाई हमको कितना पता है x, मल्टीप्लाई कर दीजिए आ जाए, बस इतना ही तो है। तो चलिए आरंभ करते हैं, कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमने माना सर्वप्रथम, माना आयताकार भूखंड, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, और ये हमने मान लिया x मीटर, ठीक है। तथा आयताकार भूखंड की लंबाई, अब लंबाई क्या होगा भाई, इसकी लंबाई जो आएगी वह चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है, इतना मीटर, ठीक है। लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या दिया है, तो कह रहा है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, और आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो दिया है वह दिया है 528 वर्ग मीटर के बराबर।
अब क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप जानते हैं कि चूंकि क्षेत्रफल जो हमारा आएगा वो आएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है हमारा, तो लंबाई है 2x प्लस 1 इंटू चौड़ाई कितनी है x। इसका मान कितने के बराबर है, 528 के बराबर है। देखिए याद रखिएगा बेटा, जब तक यहाँ आपने किया तो यहाँ तक वर्ग मीटर लिखा है, जब इसके बाद से इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आप वर्ग मीटर नहीं लिखेंगे। अगर वर्ग मीटर लिखोगे यहाँ पे तो आप इनके भी क्या करोगे, मात्रक लिखोगे, इसका भी मात्रक मीटर, इसका भी मात्रक मीटर, अब फिर यह मीटर मिलकर फिर यह भी वर्ग मीटर होगा। अब वर्ग मीटर से वर्ग मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि हम इसका वर्ग मीटर लिखे ही नहीं, काम तो वही होना है। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² प्लस एक्स इक्वल टू 528। 528 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो ये आ गया 2x² प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल टू 0। कैसा है, द्विघात समीकरण के रूप में है, तो आप लिख सकते हैं अतः अतः दिए गए शर्तों के आधार पर प्राप्त द्विघात समीकरण क्या आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा निकल के 2x² प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल टू 0। और ये जो निकल के आया है यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यही हमारा क्या होगा बेटा, आंसर। आसान है ना, देखिए कितना मजेदार है, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, इसमें कुछ खास रखा नहीं है। तो आप इस तरीके से क्या कर पाएंगे, एक स्थिति के आधार पे आप द्विघात समीकरण प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए नोट करिए इसका पहला और उसके बाद हम कराते हैं आप दूसरा भाग। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला भाग करने के बाद से अब क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा भाग आ रहा है। बड़ा प्यारा सा छोटा सा एकदम गोलू मोलू टाइप का यह प्रश्न है। कैसा है थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योगफल 306 है। कैसे धनात्मक पूर्णांक है भाई, तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, हमें इन्हें पूर्णांकों का क्या करना है यार। सबसे पहले थोड़ा यहाँ बेटा समझते हैं कि क्रमागत पूर्णांक होते क्या है। क्रमागत पूर्णांक, सबसे पहले क्रमागत का अर्थ समझिए, क्रम से। क्रम का मतलब एक के बाद जस्ट अगला, उसका जस्ट अगला, उसका जस्ट अगला। तो जैसे हम कहें कि दो का क्रमागत क्या है, तो दो में एक जोड़ दीजिए क्या आएगा, तीन। तीन का क्रमागत क्या होगा, चार। चार का क्रमागत क्या होगा, पांच। पांच का क्रमागत क्या होगा, छह। ऐसे उसी प्रकार से 100 का क्रमागत क्या होगा, 101। 101 का क्रमागत क्या होगा, 102। 102 का क्रमागत क्या होगा, 103। समझ में आ रहा है। वैसे ही 146 का क्रमागत क्या होगा, 147। 147 का क्रमागत क्या होगा, 148। 148 का क्रमागत क्या होगा, 149। मतलब जो पहली संख्या होगी उस संख्या में अगर +1 कर दें तो हमें क्रमागत दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योगफल कितना है, 306। तो हमें तो यही नहीं पता है कि पहली क्रमागत संख्या कौन है। तो यहाँ पे आप मानिए, माना सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे, सॉल्यूशन बहुत आसान है। आप मानिएगा, माना पहली संख्या, जो पहली संख्या होती है वो क्रमागत नहीं होती है, ठीक है ना जी। माना पहली संख्या, और पहली संख्या हमारी हो गई कितना, x। अब इस x की क्रमागत संख्या निकाली जाएगी। तो माना पहली संख्या बराबर x, इसलिए दूसरी क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या, तो पहला अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, x+1। x में एक जोड़ देने से हमारा अगला क्रमागत संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे प्रश्नानुसार। तो यहाँ थोड़ा बाय मिस्टेक हुआ था, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योगफल नहीं होगा, गुणनफल होगा। गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। तो अब लिख रहे हैं प्रश्नानुसार। तो पहली क्रमागत संख्या x है, दूसरी क्रमागत संख्या क्या, x+1। दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है, 306। बड़ा आसान है बेटा, इनका गुणा कर लीजिए आपस में। x का गुणा इसमें करेंगे क्या आएगा, x² प्लस x का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, x। कितना आ गया, और इधर कितना आ गया, 306। 306 के इधर लेके आइए, ये हो गया x² प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, जो यह मान प्राप्त हुआ है यह मान एक प्रकार का द्विघात समीकरण है। हमें आप लिखेंगे अतः अतः उपरोक्त स्थिति या दिए गए स्थिति के आधार पर
प्राप्त द्विघात समीकरण, प्राप्त द्विघात समीकरण क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो देखें कितना आसान है, सरल है, कुछ खास नहीं है इसमें, सिंपल सी चीजें हैं, सिंपल तरीके से हमारे क्या हो जाएंगे, हल निकल के आ जाएगा। समझ में आया? मजा आ रहा है कि नहीं भाई? कैसा लग रहा है? अरे बताओ तो कम से कम। अच्छा, साथ में जो मैं करा रहा हूँ खुद भी आप करने का क्या करिए, प्रयास करिए, केवल यहीं का भरोसा मत बैठे रहिए, मैं तो करा ही दूंगा, लेकिन लगे हाथ आप क्या करते रहिए, करते रहिए, जिससे आपको यह समझ में आए तो हमें यह चीज कितनी हद तक समझ में आ रही है। तो चलिए फटाफट नोट करिए, उसके बाद से इसका कराते हैं तीसरा और चौथा भाग। तो क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा करने के बाद अब हम बात करते हैं तीसरे की। अब तीसरा बहुत प्यारा प्रश्न है, ध्यान समझिएगा इसको। क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे बड़ी है? रोहन से बड़ी है। उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब क्या होता है? बाद में 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु क्या करनी है? ज्ञात करनी है। रोहन की आयु तो हमें नहीं ज्ञात करनी है, लेकिन इन परिस्थितियों के आधार पर हमें क्या करना है? एक द्विघात समीकरण प्राप्त करना है। तो कैसे करेंगे? बहुत आसान है। ऐसे प्रश्न आप ऑलरेडी कई सारे कर चुके हैं, तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं हम। और यहाँ रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो हम मान लेते हैं, माना माना रोहन की वर्तमान आयु, और रोहन की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं एक्स वर्ष। कितना मान लेते हैं बेटा? एक्स वर्ष। तो अगर रोहन की वर्तमान आयु एक्स वर्ष है, तो देयरफॉर रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की वर्तमान आयु, अब रोहन की माँ रोहन से कितने वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष। एक्स प्लस 26, रोहन एक्स साल का है, तो इसकी माँ कितनी हो गई? एक्स प्लस 26 की हो गई। अब प्रश्नानुसार नहीं, उसका पहले दिया है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, तो आप लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात। 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद तो दोनों की आयु में परिवर्तन होगा, तो आप लिखेंगे रोहन की आयु, रोहन की आयु जो अभी एक्स है, 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 3 हो जाएगा, इतना वर्ष होगा। और रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी बेटा? माँ की आयु यह हो जाएगा आपका एक्स प्लस 26 प्लस 3, कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 29 वर्ष के बराबर, इतना हो जाएगा। ठीक है जी। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार दोनों की आयु का गुणनफल, तो रोहन की आयु है एक्स प्लस 3, उसकी माँ की आयु हो गई एक्स प्लस 29, इनका गुणनफल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 360। सॉल्व करिए, एक्स का मल्टीप्लाई दोनों में करिए पहले आप, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3 का करिए तो प्लस 3x प्लस 9 27 के साथ 2 3 6 6 2 8, ये हो गया 360। 360 को भी इधर लेके आओ सॉल्व करते हुए, यह हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा? 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0, इतना हमारा आ गया। ठीक है जी। इतना आने के बाद अब देखिए इसे सॉल्व किया जाए, तो यहाँ पे आ गया हमारा एक्स स्क्वायर, और यह रहा आपका 32x, तो प्लस 32x, और यहाँ देखो माइनस 360 में से 87 जाएगा तो माइनस 10 में से 7 गया 3, 5 में से 8 से जाएगा नहीं, 15 हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा? 7, और यहाँ पे कितना बच गया? 2, तो 273 इक्वल टू 0। अब देखिए जो यहाँ समीकरण प्राप्त हुआ है, इसका अधिकतम घात कितना बेटा? 2 है, तो अगर अधिकतम घात 2 है तो जाहिर सी बात है यह किसको निरूपित करेगा? द्विघात समीकरण को निरूपित करेगा। तो आप लिखेंगे अतः अतः उपरोक्त स्थिति के आधार पर प्राप्त द्विघात समीकरण कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273
इक्वल टू 0। और यह जो मान आपका निकल के आया एक्चुअल में ये कुछ और नहीं है, यही इस स्थिति के आधार पर द्विघात समीकरण होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आसान है ना, बड़ा सिंपल है, कुछ खास नहीं है। ऐसे बड़े सारे प्रश्न अब तक आप कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें अब अच्छे समझ में आ रही होंगी। तो चलिए इसे नोट करिए। इसके बाद से हम कराते हैं प्रश्न नंबर 2 का चौथा भाग, जो इसका लास्ट है और साथ साथ में प्रश्नावली 4.1 का भी क्या है, लास्ट ही प्रश्न है। चलें नोट करें, तो इसको पहले नोट कर लो, उसके बाद हम चौथे के बारे में बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 3 भाग करने के बाद से अब क्वेश्चन नंबर हम 2 का सबसे अंततः भाग, चौथा भाग करने जा रहे हैं। और यह भाग हमारा प्रश्नावली का भी क्या है, सबसे लास्ट प्रश्न है। तो इसको बहुत ध्यान समझिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो यहाँ द्विघात के लिए बात कर रहा है, आगे चल के इसमें सच में मान क्या करने होंगे, इसी प्रश्न का ज्ञात करने होंगे। तो यही ठीक से अगर आप समझ लीजिएगा तो आगे आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्या कह रहा है प्रश्न देखो, कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। कोई एक रेलगाड़ी है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि सपोज दैट मान लो कि यह एक रेलगाड़ी, यह हमारी क्या है, रेलगाड़ी है, ठीक है जी। ऐसे पटरी पे चल रही है, ठीक। अब आगे क्या कह रहा है कि यह 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो दूरी कितना दिया है, 480 किलोमीटर एक समान चाल से। तो कोई एक इसका चाल है, मान लिया चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। यह चाल से तय करती है। तो पहले तो हम ये समझे कि इस चाल से इतनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो आप जानते हैं कि चूंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, आपने पढ़ा होगा। तो समय बराबर कितना होगा, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल, यह भी आप जानते होंगे। तो इसके आधार पे लगा समय कितना होगा बेटा, तो यह हो जाएगा दूरी कितना है 480, किस चाल से चल रहा है, x से, तो समय बराबर आ गया 480 बटा x। अब कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, अब जो चाल x था वो चाल कितना हो जाए, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए, मतलब x माइनस 8 हो गया। तो वह उसी दूरी को, दूरी इतना ही है, तो अब अगर दूरी इतना है, अब चाल बदल कितना हो गया, तब समय कितना लगेगा बेटा, तो समय लगेगा आपका 480 बटा x माइनस 8 लगेगा ना जी। तो अब कह रहा है कि अब देखिए यह भी एक समय है, यह भी एक समय है, तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। अगर इस चाल से चल रही है तो यह कितना घंटा समय अधिक ले रही है, 3 घंटा समय अधिक ले रही है, ठीक। अब दोनों समय अगर आपस में बराबर करने हो तो हम 3 इसमें ना जोड़ के 3 हम इस वाले में जोड़ देंगे, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब वहां से समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा। यही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, अगर यहाँ से सॉल्यूशन हम इसका करें, मान लेंगे माना माना रेलगाड़ी की चाल, और रेलगाड़ी की चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है जी। अब दूरी, जो तय दूरी है, तय दूरी यह दिया है 480 किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए लगा समय, लगा समय अगर हम निकालेंगे तो यह हमारा आ जाएगा आपका 480 बटा x। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ देखा, क्योंकि समय बराबर होता है आपका दूरी बटा चाल, इससे हमने किया, ठीक है जी। अब इतना हमारा आ गया। अब कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, तो अब लिखिएगा परिवर्तित चाल, परिवर्तित चाल। पहले चाल था x, अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिया था, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, उतना ही दूरी। तो परिवर्तित चाल द्वारा तय दूरी, सॉरी, परिवर्तित चाल द्वारा दूरी तय करने में लगा समय। तो परिवर्तित चाल द्वारा द्वारा तय दूरी करने में लगा समय, और यह हो जाएगा आपका 480 बटा x माइनस 8, इतना आ जाएगा हमारा। क्लियर ना। अब हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार,
प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार को मैं उधर कर रहा हूँ, जगह कमी है, मैं इसे हटा रहा हूँ बेटा, ये बस आपको समझाने के लिए था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है यहाँ पे देखो, प्रश्नानुसार कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में कितना घंटा अधिक समय लेता? 3 घंटा अधिक समय लेता। तो पहला तय करने में लगा समय कितना है? तो पहला समय है 480 बाई एक्स और दूसरा है 480 बाई एक्स माइनस 8। ये दो समय है, दोनों समय आपस में क्या होंगे? बराबर। क्यों भाई? क्योंकि दूरियां आपस में क्या है? बराबर है। अब कह रहा है लेकिन अगर चाल घटा दिया तो इस यह कितना अधिक समय ले रहा है? 3 घंटा अधिक समय ले रहा है। तो अगर अधिक लेगा तो यह बड़ा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? छोटा। हमें दोनों को क्या करना था? समीकरण प्राप्त करने के लिए बराबर दिखाना होता है ना। तो जो या जिसमें यह कह रहा है +3 करने के लिए या जो अधिक हो रहा है हम उसमें ना जोड़ के जो नहीं हो रहा उसमें जोड़ देंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे और इसे हटा देंगे। ठीक है जी, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। अब सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व होगा? इसको 3/1 ले लीजिए और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 480 + 3x बाई एक्स और ये हो गया 480 x माइनस 8। आप मैथ के स्टूडेंट हैं, आपको अच्छे से पता होगा कि कैसे हो गया मल्टीप्लाई। आप x का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा? तो आ जाएगा x माइनस 8 का गुणा हम करेंगे 480 + 3x में, और यहाँ कितने का गुणा होगा? x का। तो x का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 480x के बराबर। इसे सॉल्व करो, अब x का गुणा करो तो 480x + 3x² माइनस 8 का करोगे तो 8 0 0 0 8 8 जा 64 का 4 6 8 4 जा 32 और 32 और 4 कितना हो जाएगा? 36। इतना आ गया प्लस सॉरी प्लस और माइनस मिलकर माइनस 24x = 480x के बराबर। अब इसको भी इधर लेके आओ, क्या आ जाएगा? यहाँ से देखिए 3x² और 480x में से 24x जाएगा, चाहे एक काम करिए इसको भी लेके आइए इधर, +480x माइनस 3640 माइनस 24x माइनस 480x = 0। कमाल की बात है कि 480x से 480x क्या हो गया? कैंसिल। क्या बचा यहाँ पे? यहाँ बच गया 3x² माइनस 24x माइनस 3640 = 0। और यह जो प्राप्त हुआ यही हमारा क्या होगा? द्विघात समीकरण होगा। तो लिखना होगा तो एक लाइन आप लिख सकते हैं, उपरोक्त स्थिति पर प्राप्त जो द्विघात समीकरण होगा वो हमारा होगा 3x² माइनस 24x माइनस 3640 = 0 के बराबर। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आएगा और ये हमारा क्या होगा? द्विघात समीकरण। तो समझ में आया? उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़े अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए नोट करिए, और आज के हम लोग इस लेक्चर में पूरा प्रश्नावली 4.1 समाप्त किए और जल्द ही हम लोग अगला लेक्चर आएंगे और वो होगा 4.2 से संबंधित। तो देखेंगे पहले उसका बेसिक क्या है, उसका आधार क्या है, प्लस उसके उदाहरण और फिर उसके प्रश्नावली की तरफ हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे? अग्रसर होंगे। तो इस पूरे एक्सरसाइज में आपके 3 आपका प्रश्नावलियां हैं, प्रश्नावली 4.1, प्रश्नावली 4.2 और प्रश्नावली 4.3। तो क्रमानुसार हम करके धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये पूरा चैप्टर बड़ा मजेदार है और इससे भी बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न क्या होते हैं? उठ के आते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, बहुत जल्द मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।